हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बार बार ये पेपर में आने वाले प्रश्न होते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा। और जिन हमारे प्यारे मेरे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से सीटेट रह गया हो, इस बार क्लियर पक्का होगा सीटेट। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना कि आप जब वीडियो देखेंगे ना लास्ट तक, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रेंड्स ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, हम बात ना करते हुए हम आगे की तरफ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए। ए है यहाँ पे कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। बी है कि भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना। सी है सभी साहित्य विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। और डी है यहाँ पे भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता विकसित करना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता विकसित करना, यह उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के लिए कौन सा सत्य है। तो इसमें क्या होगा, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। सी है कि इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। तो यहाँ पे यह है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की भी जगह मिलनी चाहिए, मतलब जो हिंदी के अलावा जो भाषा है ना, उनको भी जगह मिलनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा के नियमबद्धता को सीखना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सीखना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। यहाँ पे पूरक पठन सामग्री का फ्रेंड्स यहाँ पे होगा कि द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ए है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। बी है कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। सी है कि कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। डी है कविता में राजनैतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कविता शिक्षण के संदर्भ में आप जो है यहाँ पे देखिए, राजनैतिक परिस्थिति की झलक नहीं होती है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कविता में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह की परिस्थितियों की झलक दिखाई मिलती है, वहाँ पे दिखाई देती है। तो कविता में यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में ये सर्वाधिक महत्व देते हैं कि कविता में एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं किसी भी कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। बी है कि वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की जानकारी दें। सी है वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराएं। डी है कि वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराएं। कोई भी हम प्रसिद्ध केवल साहित्य से परिचित करा करके हम किसी भी भाषा के पुस्तक को सफल नहीं बना सकते हैं। बच्चों की व्याकरण के नियमों को सिर्फ परिचित करा करके हम किसी भी भाषा पुस्तक को सफल नहीं बना सकते हैं। और वह बच्चों को प्राचीन साहित्य, सिर्फ प्राचीन साहित्य की जानकारी दे करके भी हम भाषा पुस्तक के सफल नहीं हम बना पाएंगे। तो क्या होगा कि वह बच्चों में साहित्य की धरोहर, मतलब ये प्राचीन साहित्य भी आ जाएगा इसमें, और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, हम छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत की भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, जो कि भाषा की कक्षा को हम एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए हमें क्या आवश्यक है। पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। बी है कि भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए। सी है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। डी है कि पाठ्य पुस्तकों के पाठ कम कर दिया जाए। तो भाषा की कक्षा में अगर हम समावेशी कक्षा बनाने के लिए अगर हमें काम करते हैं, तो सबसे पहले ये होगा कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, कक्षा को समावेशी कक्षा बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 7वां, अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंध है।
चोम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पाउलो स्किनर से। तो अंतःवाक की जो संकल्पना है वो है वाइगोत्स्की से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतःवाक की संकल्पना किसने दी है, तो वाइगोत्स्की महोदय ने दी है। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। मतलब कैसा संबंध होता है? पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये पूर्णतः सही है। जब कोई भी भाषा है फ्रेंड्स, अगर हम सोचेंगे नहीं, उसे हम चिंतन नहीं करेंगे, अपनी भाषा को हम अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या है, भाषा और चिंतन को बहुत अच्छा से संबंध होता है। तो ये पूर्णतः सत्य है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है कि बच्चों के अपने समुदाय से दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होता है? अनुकूलन पर, आत्मसात्करण पर, भाषा समाजीकरण पर, संस्कृतिकरण पर। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है ना कि दूसरों के साथ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, तो हमारे जो है ये भाषा समाजीकरण से जो है ये संबंध है, इसका स्वरूप संबंध है भाषा समाजीकरण से। क्योंकि यहाँ पे दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं हैं, जैसे कि मित्रता और संबंध, तो हम क्या होते हैं ना कि अपने पर्यावरण में, आस पास पड़ोस से, हम अपने परिवार से जो सीखते हैं वो होता है भाषा समाजीकरण, यहाँ पे होगा। तो ये वाइगोत्स्की के माध्यम से भी ये बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? यहाँ पे कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा सांकेतिक होता है, भाषा स्थिर है, भाषा सामाजिक है, भाषा व्यवस्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा सांकेतिक है तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाषा सामाजिक है ये भी सही बात है, क्योंकि हम समाज में रह के ही भाषा को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। भाषा व्यवस्थित है, बिल्कुल भाषा व्यवस्थित तरीके से हम सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नहीं पूछा है, तो यहाँ भाषा स्थिर है, बिल्कुल नहीं, भाषा अस्थिर है। हमेशा हर जगह एक भाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर हम जिस भी जगह जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाएंगे ना, तो हमें भाषाओं में चेंज मिलता है, हमें बोलियां में परिवर्तन मिलता है, परिवर्तित हुई मिलती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि भाषा की विशेषता नहीं है कि भाषा स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? विचार विमर्श योग्यता कहेंगे, कि ध्वन्यात्मक जागरूकता कहेंगे, कि निपुण वाक्य, या फिर फ्रेंड्स उद्गामी साक्षरता। तो यहाँ पे देखिए, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने, यहाँ पे लिखा है बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? तो वो हम कहेंगे फ्रेंड्स विचार विमर्श योग्यता कहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर भाषा के बारे में अगर हम चिंतन करते हैं और हम जब बातें करते हैं, तो बात क्या हुआ, विचार विमर्श की योग्यता ही तो हुई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 12वां नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? वाक्य विन्यास है, स्वनिम है, मॉर्फीम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भाषा की में ध्वनि की अगर सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो स्वनिम होता है फ्रेंड्स। कई बार पूछा हुआ है, ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि भाषा में ध्वनि की, अगर वही पूछे भाषा में अर्थ की छोटी इकाई पूछे तो आपको हम अगला क्वेश्चन में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करता है तो वो स्वनिम होता है। क्योंकि भाषा को जब तक हम कान सुनेंगे नहीं, स्वनिम जब तक हम सुनेंगे नहीं ना फ्रेंड्स, तब तक हमको भाषा समझ में नहीं आएगा। तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे बोली गई है, तो यहाँ पे स्वनिम होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को कौन सी कहते हैं? यहाँ पे क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास की रूपिम स्वनिम व्यवहारक मूलक कहते हैं। यहाँ पे अर्थ की सबसे छोटी इकाई को हम रूपिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिम। जैसे कि देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम क लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं, तो हमको क्या करते हैं, ये लिख करके इसका हम एक रूप दे दिए, एक आकार प्रकार दे दिए ना हम इसको, तो ये रूपिम होता है कि किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को हम रूपिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें फ्रेंड्स। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन है, मनोज 7 माह का शिशु है, उसने ऐसे ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों हैं। वह निम्नलिखित में से
किसके संप्रेषण कर रहा है? किलकारी मारना, स्वनिम, बबलाना या भाषा विद्वाचन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो 7 महीने का जो मनोज है वो क्या है ना कि वो क्या कर रहा है, जब बच्चे 1 से लेकर 7 मंथ के होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, बबलाना। वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वो क्या कर रहा है, ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया है, और जिसमें क्या है, व्यंजन भी है और स्वर भी है, दोनों है, तो वो बबला रहा है फ्रेंड्स, वो बबलाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। यहाँ कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? प्रत्यक्ष विधि है, बी है श्रव्य भाषिक विधि है, सी है कि प्राकृतिक उपागम है, डी है संप्रेषणात्मक उपागम है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। यहाँ पे हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 16 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कि एक अच्छी वचन, जैसे कि हम बोलना बोलते हैं, बोलना गतिविधि वह है जिसमें क्या होता है कि एक अच्छी वाचन जो कि बोलना होता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, वाचन होगा। शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, अधिकांशतः मुखरित विद्यार्थियों की ही सहभागिता रहती है, अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं। तो इस गतिविधि में जो वाचन की गतिविधि है, इसमें क्या होता है कि शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि वह है जिसमें शिक्षार्थी क्या करते हैं, अधिक बातचीत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 17 क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया से आती है? संज्ञानात्मकवादी, अंतःक्रियात्मकवादी, उपयोगितावादी, व्यवहारवादी। तो यहाँ पे ये है ना कि अधिगम का कौन सा मत विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक आदत निर्माण की प्रक्रिया, आदत निर्माण, ये क्या होगा? आदत निर्माण मतलब क्या होगा कि अगर कोई एक चीज़ अगर बच्चे को बता दिया जाए तो अपने व्यवहार में ला देता है, उसको उसका आदत बन जाता है, तो ये व्यवहारवादी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये व्यवहारवादी निर्माण की प्रक्रिया में आती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगें और अगले नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे कौन से आपको वीडियो चाहिए, और आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। 18 क्वेश्चन है 18 नंबर का कि गहन पठन रणनीति पर बल देती है? आनंद के लिए पाठ्य वस्तु पढ़ना, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, दूसरों के लिए पढ़ना। तो फ्रेंड, दूसरों के लिए पढ़ना है गलत होगा। गहन पठन की बात हो रही है यहाँ पे, आनंद के लिए पढ़ना तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, गहन पठन। गहन पठन मतलब कि आप उसे डीपली पढ़ रहे हैं उसको, तो वो विस्तृत जानकारी ले रहे हैं आप, और जब विस्तृत जानकारी आएगा आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आनंद भी आएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गहन पठन रणनीति पर जो बल देता है वो होता है फ्रेंड विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे 19 नंबर के क्वेश्चंस है फ्रेंड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे है कि भाषा समझ के संबद्ध विकार हैं। कौन से भाषा समझ के संबंध में विकार हैं ये? चलाघात जिसको हम अप्रेक्सिया कहते हैं, पठन वैकल्य जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, और ये वाक संबंध रोग जिसे एसिस्पिक्सिया कहते हैं, और वाचाघात बोलते हैं जिसे हम अफेजिया कहते हैं, जिसे हम डिस्फेजिया भी कहते हैं अफेजिया को। यहाँ पे वाचाघात का बात हो रही है फ्रेंड्स की भाषा समझ के संबंध में जो विकार है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाचाघात, जिसको हम अफेजिया या डिस्फेजिया भी बोलते हैं। तो ये भाषा समझ के संबंध में विकार है। जैसे कि हम आपको समझा दें, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे समझ लीजिए ना कि दिमाग में ना आपके कोई, जैसे कि कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाए, किसी को अगर ब्रेन में चोट लग जाए, तो चोट लगने की वजह से जो ऐसा विकार उत्पन्न होता है ना, जैसे कि आदमी वो बोलना कुछ चाहेगा लेकिन ना उसको क्या होगा कि उस भाषा पे, उस वर्ड्स पे जो शब्द जो बोलना चाहता है ना, उस पर उसकी पकड़ नहीं बन पा रही है, वो बोल नहीं पा रहा है स्पष्ट। उसको जैसे कि सर में गोली लग गई या फिर एक्सीडेंट हो गया, ये जन्मजात नहीं होती है। ये विकार होता है ना जब किसी घटना से ग्रसित होने के बाद ही जो है ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये होता है वाचाघात, जिसको हम अफेजिया या डिस्फेजिया भी बोलते हैं। भाषा समझ के संबंध में ये विकार होता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये 20 के क्वेश्चंस 20 ताकि अति महत्वपूर्ण है ये। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं आप सबके लिए। और सीटेट तो फ्रेंड जिन मेरे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से रह गया है वो पक्का ही इस बार क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहें, वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, स्किप बिल्कुल ना करें। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है? बहुभाषावाद, त्रिभाषा सूत्र, कार्यालय भाषा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो यहाँ पे देखिए, भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति कहलाती है, त्रिभाषा सूत्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जब बच्चा जाता है ना तो अपनी मातृभाषा को ही विद्यालय में लेके जाता है, तो जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो मातृभाषा में होगी। फिर जो है हम जो जो बच्चा जो है मिडिल क्लास में जाएगा, मिडिल में जाएगा, फिर जो है उच्च में जाएगा, तो क्या होती है ना कि वो त्रिभाषा सूत्र जो है उस पे जो है कि मातृभाषा के अलावा अलग जो है भाषाएं उसको सीखने को मिलेगी। जैसे इंग्लिश भी हो जाता है, संस्कृत भी हो जाता है, हिंदी भी होती है। अब उसकी मातृभाषा के अलावा, उसकी मातृभाषा अब जो हो, बंगाली हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, मराठी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी मातृभाषा जो जहाँ के बच्चा रहता है ना उसकी पर्सनल वही जो उसकी मातृभाषा होती है। तो मातृभाषा के अलावा जो अन्य भाषाएं जो सीखने को मिलती हैं वो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आती है। तो भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है? त्रिभाषा सूत्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।